हाय दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस सफलता सीरीज के अंतर्गत पॉलिटी का आज हमारा दूसरा वीडियो है, जिसके अंतर्गत आज हम संविधान की प्रस्तावना और अनुसूची से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम अपने पहले प्रश्न पे चलते हैं। अनुसूची यहाँ पे दी गई है, भाग दी गई है और यहाँ पे अनुसूची उसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा है भाग 4, उसमें लिखा है 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए, मूल कर्तव्य, संघ राज्य क्षेत्र, पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका। आप जानते हैं भाग 4 का संबंध मूल कर्तव्य से है, ठीक है। और भाग 8 का संबंध संघ राज्य क्षेत्र से है, ठीक है। और अगला देखिए, भाग 4 का संबंध यहाँ पे हमें कुछ बच्चों को नहीं पता होगा या कुछ बच्चे जानते भी होंगे। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि भाग 4 का संबंध नीति निर्देशक तत्व से है। हम सभी लोग जानते हैं नीति निर्देशक तत्व से है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व से है, ठीक है, भाग 4 का संबंध। लेकिन यहाँ पे भाग 4 के संबंध में यहाँ नगर पालिका और पंचायती राज व्यवस्था दी है। तो आप जानते हैं कि भाग 9 का संबंध नगर पालिका से है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे अनुच्छेद का जब अध्ययन करेंगे नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, जब हम अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे तो 40वें अनुच्छेद में हमें मिलेगा पंचायती राज व्यवस्था। इसलिए आंसर 4 का क्या सही हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था। इसका मतलब ये समझ में आया कि ए का 1 और बी का 2 और सी का 3 और डी का 4 आंसर होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अपने आंसर विकल्प में। देखिए यहाँ पे विकल्प जो दिया है अ का 1 2 3 4, तो हमारा आंसर डायरेक्ट मिल गया कि हमारा आंसर क्या सही होगा, असही होगा, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, लेकिन उसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद की यहाँ पे बात की गई है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है, देखिए आप लोग, हमारा जो अगला प्रश्न है ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित पशुओं से क्रूरता की रोकथाम किस सूची का विषय है। ये पशुओं से क्रूरता की रोकथाम किस सूची का विषय, ये विगत परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आप विशेष रूप से इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन में दिया है संघ, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है राज्य और तीसरा दिया है वैश्विक ऑप्शन और चौथा दिया है समवर्ती सूची, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर सही है उसका आंसर होगा समवर्ती सूची का यह विषय है, पशुओं से क्रूरता की रोकथाम। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए हमारा अगला है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित वन, ये देखिए वन शब्द जो है यह किस सूची का विषय है। तो यहाँ पे आप सभी लोग आंसर जरूर दीजिए, जिससे कि आप लोग की अपनी तैयारी और मजबूत होती जाएगी और आप समझ भी सकेंगे कि हमारी तैयारी कैसी है। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है संघ या राज्य या वैश्विक या समवर्ती सूची, किसका विषय है, वन। तो वन जो है यह विषय है समवर्ती सूची का, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा इसे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। जो अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न है संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है। ये देखिए 4 चीज़ें दी गई हैं, इसमें से पूछ रहा है किसका भाग 4 में उल्लेख है। ऑप्शन में आपको दिया है मूल अधिकार का, नागरिकता का, उसके या तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का या संघ की कार्यपालिका का। अभी जस्ट इससे ऊपर वाले प्रश्न में आपको हमने बताया है। तो यहाँ पे आप तुरंत कमेंट कीजिए, कमेंट में लिखिए कि आपका कौन सा आंसर सही है। यहाँ पे आंसर कौन सा सही है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए अगला हमारा जो प्रश्न है, देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है लिखा है गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती। जो ये गणतंत्र शब्द है
इसके बारे में जानिए कि यह जो शब्द है ये किसको दिखाता है, इसीलिए पूछ रहा है कि इसमें अंतिम शक्ति किसके पास है। क्या सम्राट के पास होती है, या जनता के पास होती है, या जीतने वाले पार्टी के पास होती है, या मंत्रियों के पास होती है। तो गणतंत्र शब्द यही बताता है कि जो भी शक्तियां हैं वो सब किस में हैं, वो सब कुछ जनता के अंदर हैं। किस में है? जनता के अंदर, क्योंकि जनता ही सरकार बनाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से घोषित करता है सिवाय। इसका मतलब ये है, भारत का जो संविधान है भारत को निम्न बातों से घोषित करता है, लेकिन किसके अलावा, इसमें कौन है जो नहीं है भारतीय संविधान में। देखिए, आप जानते हैं साम्यवादी शब्द का प्रयोग है संविधान में, है कि नहीं है? नहीं है, साम्यवादी शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रयोग है, समाजवादी का प्रयोग है और धर्मनिरपेक्ष का प्रयोग है। तो यहाँ पे सिवाय शब्द लिखा है, तो इस पर हम विशेष ध्यान देंगे, साम्यवादी। तो आंसर क्या हो जाएगा? साम्यवादी। इसका प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किए जाने का क्या अर्थ है। ये धर्मनिरपेक्ष का क्या तात्पर्य है, इसके बारे में देखिए। ऑप्शन में जो दिया है, लिखा है धार्मिक पूजा पाठ की अनुमति नहीं, ये धर्मनिरपेक्ष का उद्देश्य है। या दिया है दूसरा कि राज्य द्वारा धर्म को संरक्षण देना, या धर्म नागरिक का व्यक्तिगत मामला है, राज्य इसमें किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा। और अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए, धर्मनिरपेक्ष मतलब यही हो गया कि सरकार सारे धर्मों के प्रति समान भाव रखेगी। ठीक है, सरकार सारे धर्मों के प्रति समान भाव रखेगी, इसलिए हमारा जो आंसर सही होगा, धर्म नागरिक का व्यक्तिगत मामला है, राज्य इसमें किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगी। ये शब्द आप ध्यान रखिएगा, राज्य धर्म के प्रति किसी भी प्रकार से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा कौन सा? सी, ये मतलब कि श। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि वह प्रथम देश कौन सा है जिसने प्रस्तावना को संविधान में लिखित रूप से शामिल किया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। प्रथम देश, आपसे देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि क्वेश्चन बहुत ही टफ आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। देखिए, वह प्रथम देश कौन सा है जिसने प्रस्तावना को संविधान में लिखित रूप से शामिल किया है। आपके पास ऑप्शन है, अमेरिका है, या भारत है, या ब्रिटेन है, और या तो कनाडा है। ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर भारत को देंगे, क्योंकि ये समझेंगे कि भारत में लिखित संविधान में प्रस्तावना है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहला देश जो है जो प्रस्तावना को शामिल किया है वो है अमेरिका। ठीक है, आंसर क्या होगा? अमेरिका। ठीक है, चलिए ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा अमेरिका। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारा है, देखिए ध्यान से, लिखा है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि पर कर सूची का विषय है। मतलब किस सूची का विषय है? संघ का है, राज्य क्या है? देखिए यहाँ पे संघ का है ये विषय, या राज्य का विषय है, या ये वैश्विक है, या समवर्ती सूची है। तो यह किसका विषय है? तो यह जो विषय है ये आप ऑप्शन में आप कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए, आंसर दीजिए आप। तो यहाँ पे यह विषय है किसका? राज्य का। ध्यान रखिएगा, भूमि पर कर की जो बात की जाती है वो किसका विषय है? राज्य का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो देखिए, अगला प्रश्न कहता है 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई? यहाँ पे ऑप्शन में है, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है आठवां संविधान संशोधन द्वारा, या 9वां संविधान संशोधन द्वारा, या 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, यह आप सभी लोग जानते होंगे, तो कमेंट में आंसर दीजिए। यह होगा आंसर प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। चलिए हम चलते हैं अपने
अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारा है, देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सट्टेबाजी और जुआ, ये बार बार चीज़ें दिखाई देती हैं, आप लोग देखते हैं और सुनते भी हैं। सट्टेबाजी और जुआ ये किस सूची का विषय है, ठीक है, इस पर कौन नियंत्रण कर सकता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, क्या ये संघ का विषय है, या राज्य का विषय है, या वैश्विक का है, या समवर्ती सूची का विषय है? तो यह जो विषय है ये राज्य सरकार का विषय है। किसका विषय है? राज्य सरकार का विषय है, सट्टेबाजी और जुआ। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, देखिए ये आंसर सभी लोग जानते होंगे। लिखा है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सभी लोग को पता है, क्या 9 अनुसूचियां हैं, या 10 अनुसूचियां हैं, या 11 अनुसूचियां, या 12 अनुसूचियां हैं? तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 अनुसूचियां हैं। तो आंसर ये सही होगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है हमारा, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। लिखा है, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, ठीक है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। मतलब आप देख रहे हैं ये शब्दावलियाँ ही बताती हैं जो आपके ऑप्शन में एक, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये 4 शब्दावलियाँ दी गई हैं। इन शब्दावलियों के आधार पर ही भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, ठीक है। तो आप जानते होंगे ये चारों, न्याय, स्वतंत्रता और समानता और बंधुता। तो आप देखिए इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही होगा। आप सभी लोग जानते हैं जो कल्पना की बात की गई है वो किस पे की गई है, न्याय पे भी, और स्वतंत्रता या समानता और बंधुता, इन चारों के आधार पे इस कल्पना की व्यवस्था की गई है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। 1, 2, 3 और 4, चारों का मुख्य इसमें इम्पोर्टेंस है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। यहाँ पे देखिए, तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा, या 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, या 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, या चौथा संविधान संशोधन अधिनियम 1979 के द्वारा। तो ये चारों संशोधन के द्वारा किसमें, ठीक है, किसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? तो यहाँ पे आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है, 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार भारत कैसा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, क्या भारतीय संविधान धार्मिक राज्य है, या धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पूंजीवादी राज्य है, या कुलीन तंत्र राज्य है? तो जो भारतीय संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष। और धर्मनिरपेक्ष क्या होता है इसके बारे में भी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आपको हमने बताया है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, इसमें देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। लिखा है, भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम संविधान में कहाँ देख सकते हैं? भारतीय लोकतंत्र के आदर्श जो हैं उसको हम लोग कहाँ देख सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए, प्रस्तावना में देख सकते हैं, या भाग 3 में, या भाग 4 में, या भाग 1 में। तो हमें समझ में आता है कि जो भी भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हैं इसको हम लोग प्रस्तावना में देखते हैं। कहाँ देखते हैं? प्रस्तावना में देखते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा असही होगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। लिखा है अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है? संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है। क्या मूल अधिकार को, या मूल कर्तव्य को, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व को, या प्रस्तावना को? तो आप सभी लोग जानते हैं, तो इसका कमेंट में आंसर दें, बताएं कि कौन सा है। तो यहाँ आंसर होगा प्रस्तावना, ठीक है। क्या आंसर होगा? प्रस्तावना। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, ध्यान से देखिए आप लोग।
लिखा है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल संयुक्त राष्ट्र संघ सूची का विषय है। संयुक्त राष्ट्र संघ सूची का विषय है क्या? संघ का, राज्य का, वैश्विक का या समवर्ती सूची का? देखिए जितने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बातें होती हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के लेकर, वो सारा कुछ किस में है? संघ में है। किस में है? संघ में है। ठीक है, चलिए हम चलते अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारा है आज का 19वां प्रश्न, देखिए लिखा है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और दवाखाने किस सूची के विषय हैं? क्या ये संघ के विषय हैं या राज्य के या वैश्विक या समवर्ती सूची के? जितने भी सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता सेवाएं हैं और जो अस्पताल हैं, उनके दवाखाने हैं, ये सारी जो व्यवस्था है सरकार के द्वारा, ये किस सूची के विषय हैं? क्या ये संघ के हैं? हाँ, आंसर में क्या होगा हमारा? ये संघ के विषय हैं। किसके हैं? संघ के विषय हैं। ठीक है, ये आंसर सही होगा। चलिए हम चलते अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है जो हमारा, देखिए आप ध्यान से, हाँ देखिए लिखा है संसद को संघ सूची के विषय में कानून बनाने के लिए किस राज्य के राज्य सरकार से परामर्श लेना आवश्यक है? संसद को तो किससे परामर्श लेना आवश्यक है? ऑप्शन में असम या राजस्थान या जम्मू कश्मीर या केरल। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ लिखा गया है संसद को संघ सूची के विषय में कानून बनाने के लिए किस राज्य के राज्य सरकार से परामर्श लेना आवश्यक है। देखिए अन्य राज्यों से तो नहीं है, लेकिन एक राज्य ऐसा है जहाँ से परामर्श लेना आवश्यक है। ठीक है, वह राज्य कौन सा है? वह राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है हमारा, देखिए ध्यान से क्वेश्चंस, लिखा है भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? क्या 8 है, 7 है, 9 है और 6 है? आप सभी लोग जानते हैं जो संघ राज्य क्षेत्र हैं आज के समय में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है और संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, ये स्थिति है आज हमारे भारत की वर्तमान स्थिति। ठीक है, तो हम जानते हैं कितने हैं संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या? 8 है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है हमारा, देखिए लिखा है भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है या प्रधानमंत्री के पास है या संसद के पास है या राज्य के पास है? तो एक कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, ये मेरा आंसर सही होगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रस्तावना का वह कौन सा गुण है जो यह कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य नागरिक का अनादर न करे? ठीक है, ऑप्शन में दिया है न्याय, फिर ऑप्शन दिया है स्वतंत्रता, ऑप्शन दिया है समानता और ऑप्शन दिया है बंधुता। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही होगा, क्या सही होगा आंसर इसमें? आप ऑप्शन में कमेंट में ज़रूर ऑप्शन बताइए। यहाँ पे सही होगा बंधुता। ठीक है, बंधुता। चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा जो प्रश्न है, देखिए ध्यान से, लिखा है प्रस्तावना में उल्लेख हम भारत के लोग का क्या आशय है? हम भारत के लोग, इसका क्या आशय है? क्या भारत की सरकार से संबंधित है या उच्च न्यायालय से, भारतीय संसद से या भारत के लोगों से? तो आप सभी जानते हैं हम भारत के लोग भारत के लोगों से ही संबंधित है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? द। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए ध्यान से, लिखा है संविधान निर्माताओं के दर्शन और आदर्श संविधान में हम कहाँ देख सकते हैं? ठीक है, हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन में दिया है मूल अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्व या प्रस्तावना या मूल कर्तव्य। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर सही होगा, हम आदर्श संविधान में हम कहाँ देख सकते हैं? या देख सकते हैं प्रस्तावना में। कहाँ पे? प्रस्तावना में। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा श। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए ध्यान से, लिखा है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत
विदेशी अधिकार क्षेत्र सूची का विषय है। विदेशी अधिकार क्षेत्र किस सूची का विषय है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया है संघ, राज्य, वैश्विक या समवर्ती। तो आप बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए, किसका ये विषय है विदेशी अधिकार क्षेत्र? यह है संघ का विषय। किसका विषय है? संघ का विषय है। ठीक है, चलिए हम चलते अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, याद रखिएगा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस सूची का विषय है? क्या ये संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, वैश्विक सूची का विषय है या समवर्ती सूची का विषय है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन यह समवर्ती सूची का विषय है। जितने भी हम इम्पोर्टेंट जो विषय के बारे में बात कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें किस सूची में हैं, ये एग्ज़ाम में विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। और आप ध्यान रखिएगा, ये जितने भी हम बता रहे हैं इसको आप दिमाग में सेट करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए पहले तो आप आंसर दीजिएगा, क्या आपका आंसर क्या सही हो रहा है? अगर हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, पहले प्रश्न को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। लिखा है, संविधान के सभी विधायी विषयों को 3 सूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। कुछ विषयों का भी किसी सूची में उल्लेख नहीं किया गया है। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि तीनों सूचियां जो दी गई हैं, इन तीनों सूचियों पे अधिकार बनाने का अलग अलग आपको नियम बताया गया है, लेकिन जब इन तीनों सूचियों में नहीं होगा उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको दिया है, देखिए ऑप्शन में दिया है केवल संसद के पास है या केवल राज्य विधान मंडल के पास है, ठीक है, या अ ब दोनों के पास है, मतलब केवल ये और ये दोनों के पास है, और न तो ये न तो इसके पास है। तो हम जानते हैं कि ये जो देखिए, एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे कानून बनाने का अधिकार, तो अब देखिए किसके पास है, अन्यथा अगर कोई भी सूचियों में उसका उल्लेख नहीं है तो इस पे अधिकार बनाने का जिस पे कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, विधानमंडल के पास नहीं होगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखिए आप लोग। लिखा है, हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है। ये इंपॉर्टेंट है, आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन क्या संघ सूची का विषय है या राज्य सूची का विषय है या समवर्ती सूची में आता है या किसी विशिष्ट सूची में नहीं आता है? मतलब इसमें क्या किसी में आता है कि नहीं आता है? तो ये जो आर्थिक नियोजन की बात है यह समवर्ती सूची का विषय है। किसका? समवर्ती सूची का विषय है। आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है देखिए ध्यान से। लिखा है, सामाजिक न्याय की अवधारणा को संविधान में कहाँ व्यक्त किया गया है? सामाजिक न्याय की अवधारणा, देखिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 15 में या उद्देशिका में। तो हम अभी देख ही रहे हैं कि हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर वैसे भी आप जानते हैं सामाजिक न्याय की बात कहाँ की गई है? उद्देशिका में। ठीक है, प्रस्तावना में। तो चलिए आंसर हमारा सही हो जाएगा उद्देशिका। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है, इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया है? कौन से संशोधन के द्वारा इन 3 शब्दों को जोड़ा गया है? क्या 42वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन या 52वां या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, आंसर हमारा सही हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। दोस्तों सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया? न्याय, बंधुता, प्रतिष्ठा की समानता, वयस्क मता अधिकार। जिसका उल्लेख हमारे प्रस्तावना में नहीं किया गया है वो आंसर कौन सा होगा? कमेंट में आप आंसर दीजिए, ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? इसमें सही होगा वयस्क मता अधिकार। इसका उल्लेख हमारे प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में
निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल कानून है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप जानते रहिएगा। दल बदल कानून है, क्या दूसरी अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में है, तीसरी अनुसूची में है या चौथी अनुसूची में है? तो दल बदल कानून का उल्लेख 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, दल बदल कानून। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, देखिए, संघ सूची समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति में है किसके पास है? जो संघ और समवर्ती सूची पे कानून बनाता है, ये किसके पास है? क्या लोकसभा के पास है, या रक्षा मंत्रालय के पास है, या प्रधानमंत्री कार्यालय के पास है, या भारतीय प्रतिभूति या विनिमय बोर्ड के पास है? तो जो भी इस पे निर्णय की जाती है, जो कानून बनते हैं संघ सूची और राज्य सूची में, इसके जो आंसर होंगे यहाँ पे आपको दिया गया है ऑप्शन में, इसमें होगा लोकसभा। ठीक है, क्या होगा? लोकसभा के पास ये शक्ति है इस पे कानून बनाने की। चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है हमारा, पहले प्रश्न को अच्छे से हम पढ़ लें। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध किया गया है? कौन से अनुसूची में? तो यहाँ पे तीसरी अनुसूची होगी, या 5वीं अनुसूची होगी, या 7वीं अनुसूची होगी, या 9वीं अनुसूची होगी। ठीक है, तो यहाँ आप सभी लोग जानते होंगे, यह जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की बात की जाती है, ये 5वें अनुसूची में। कौन से अनुसूची में? 5वें अनुसूची में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है जो हमारा, देखिए लिखा है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? आप सभी जानते होंगे, क्या 22 भाग हैं, या 32, या 42, या 5? ठीक है, आप कमेंट में आंसर दीजिए। भाग हैं 22। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। यस, देखिए, उदारवाद का प्रतीक है। उदारवाद आप सभी लोग जानते हैं, उदारवादी, अभी जो हिस्ट्री हम पढ़ेंगे उसमें उग्रवादी और उदारवादी दो लोगों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे उदारवाद का प्रतीक है। प्रतीक मतलब समझिए संकेत। क्या है? उदारीकरण, प्रकृति और व्यवहार, राजनीति और आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता, या धार्मिक संरक्षणवादी। तो यहाँ पे हम संविधान के अंतर्गत समझेंगे कि उदारवाद का प्रतीक चिन्ह क्या है? राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? स। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है हमारा, देखिए लिखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? ठीक है, किसका प्रयोग नहीं किया गया है? अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है, प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और संघी। तो हमारे प्रस्तावना में किसका प्रयोग नहीं हुआ है? यह नहीं हुआ है किसका? संघी का। ठीक है, संघी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ हमारे पूरे संविधान में भी। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न हमारा, संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में शामिल नहीं था? क्या स्वतंत्रता नहीं था, समानता नहीं था, समाजवादी नहीं था, या न्याय नहीं था? कौन सा शामिल नहीं था? तो ये स्वतंत्रता था, ठीक है, समानता भी था, लेकिन समाजवादी नहीं था। ये बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन प्रश्न पे। देखिए ये प्रश्न, देखिए अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया जांच ब्यूरो सूची का विषय है, ये किसका विषय है? तो आप जानते ही हैं, जितने भी खुफिया एजेंसियां हैं वो सब कुछ किसकी विषय होंगी? क्या राज्य की होंगी, या राज्य की होंगी, या वैश्विक या समवर्ती सूची की? ये सारे विषय होते हैं संघ सूची की। ठीक है, किसके? संघ सूची की। चलिए ये आंसर सही होगा। चलते हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए लिखा है, ध्यान से देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित विकलांग और बेरोजगारों को राहत किस सूची का विषय है? ठीक है, संघ का है, राज्य का है, वैश्विक है, या समवर्ती सूची का विषय है? तो यह जो विषय है ये है राज्य सूची का विषय है। किसका? राज्य सूची का विषय है विकलांग और बेरोजगारों को राहत। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है जो हमारा, ध्यान से देखिए, लिखा है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन इनमें से
किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? क्या ये चौथी अनुसूची है, या पाँचवीं अनुसूची है, या नौवीं अनुसूची है, या 11वीं अनुसूची है? किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? तो यह चौथी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। किस अनुसूची के? चौथी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा की संख्या कितनी है? 8वीं अनुसूची में भाषा की संख्या कितनी है? 15 है, या 18 है, या 22 है, या 14 है? तो भाषा की संख्या कितनी है? आप सभी लोग कमेंट में आंसर जरूर दें, जिससे कि आपकी स्थिति पता चलेगी कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है, चलिए यहाँ पता चल रहा है हमारा आंसर कौन सा होगा? 22, क्योंकि 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, तब भारतीय गणतंत्र की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तब भारतीय गणतंत्र की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? क्या ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य था, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या लोकतांत्रिक गणराज्य था, या एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष? आप जो जानते हैं धर्मनिरपेक्ष शब्द बाद में जोड़ा गया है। लोकतांत्रिक गणराज्य था, या चौथा ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे एक संपूर्ण धर्मनिरपेक्ष यहाँ भी आया, तो जहाँ पे धर्मनिरपेक्ष है तो ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष बाद में जोड़ा गया है। तो और केवल लोकतांत्रिक गणराज्य था ऐसा भी नहीं है, प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य था। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ब। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1950 में, जब संविधान लागू हुआ था, उस समय हमारा देश एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य था। धर्मनिरपेक्ष तो बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? क्या 3 बार किया गया है, 2 बार किया गया है, 1 बार किया गया है, या कभी नहीं किया गया है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल 1 बार क्या किया गया है? संशोधन किया गया है, वो भी जो आपको मैंने बताया था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा को किस सूची के में शामिल किया गया? शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? यह केंद्र और राज्य दोनों का विषय है, इसलिए इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिक्षा किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक किस सूची का विषय है? भारतीय रिजर्व बैंक ये किस सूची का विषय है? क्या संघ की, राज्य की, या वैश्विक की, या समवर्ती सूची की? तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर होगा संघ राज्य सूची की। ठीक है, संघ की ये विषय है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं व्यापार संघ, कृषि, पथकर, बाजार और मेले। देखिए ये राज्य का भी विषय है, ये भी राज्य का विषय है, पथकर ये भी राज्य और केंद्र भी इसको देखता है, समवर्ती सूची का विषय होगा। व्यापार संघ जो है ये किसका विषय है? ये विषय है समवर्ती सूची का। ठीक है, कृषि भी जो है ये का विषय है। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है इनमें से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, त्रिपुरा। आप सभी जानते हैं ये आंसर, यहाँ पे त्रिपुरा एक राज्य है, संघ केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 101, 195, 295 और 395। तो आप सबको पता है कि 395 कितने अनुच्छेद हैं? 395। ठीक है, चलिए आज का हमारा 50 क्वेश्चन पूरा। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदाहरण है? क्या राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अधार्मिक,
धर्म के विरुद्ध, ऐसा भी नहीं है, धर्म के विरुद्ध की बात ही नहीं है। उसके बाद लोगों के धार्मिक भावना को ध्यान में रखता है। ठीक है, देखिए अब इसमें समझने की हमें ज़रूरत है। क्वेश्चन दिया है धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदाहरण है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ये आप सब जानते हैं कि हमारे संविधान में इसका विशेष धर्मनिरपेक्ष का मतलब बताया गया है कि राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा और राज्य सरकार या केंद्र सरकार सभी किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आंसर हमारा सही हो जाएगा अ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया? प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? अभी इससे पहले भी हमने आपको क्वेश्चन में कराया था और बताया था संघ का उल्लेख हमारे प्रस्तावना में नहीं है और संघी शब्द का प्रयोग भी हमारे पूरे संविधान में नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता का प्रभुत्व, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, या न्यायपालिका का प्रभुत्व, या विधायिका का प्रभुत्व? तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का मतलब यही होता है जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। ठीक है, आंसर हमारा सही हो जाएगा ब। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है निम्न में से कौन संघ सूची में शामिल नहीं है? संघ सूची में कौन शामिल नहीं? क्या जनगणना, बैंकिंग, मजदूर संघ, या विदेशी कर्ज? जो संघ सूची में शामिल नहीं है, जनगणना केंद्र सरकार का ही विषय है। ठीक है, और बैंकिंग भी केंद्र सरकार का ही विषय है या संघ सूची का विषय है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं विदेशी भी जितनी चीज़ें होती है वो संघ सूची का विषय, लेकिन मजदूरी संघ नहीं है। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा? स। कौन सा सही होगा? स। चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बस इतना ही, जितना आपको हमने बताया है अनुसूची के विषय में और प्रस्तावना का, बस इतना ही प्रश्न आप तैयार कर लें तो इन दोनों टॉपिक से अगर आपको प्रश्न पूछता है तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए लिखा है भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? देखिए अब आपके पास आ गया सारे आंकड़े, कुल कितने विषय हैं। यहाँ पे संघ सूची की बात की जा रही है, क्या 47 विषय हैं, या 66 विषय हैं, या 97 विषय हैं, या 100 विषय हैं? तो संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? इसमें विषय हैं 97 विषय हैं। कितने विषय हैं? 97। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 97 विषय संघ सूची में। अभी राज्य और केंद्र के बारे में भी आपको हम बताएंगे, समवर्ती सूची के बारे में भी। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? कौन से अनुसूची में है इनका जिक्र? प्रथम अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, या 8वीं अनुसूची? आप सभी जानते हैं कि इसका भी जिक्र हमने पहले भी किया था, तो आप लोग आसानी से इसे कमेंट में आंसर दे सकते हैं, दीजिए, पता चलेगा। तो दोस्तों हमें पता चलता है कि इसका जो आंसर होगा 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन पर विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये 6ठी अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, लिखा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई थी? ठीक है, कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई थी? ऑप्शन में दिया है, देखिए अंग्रेजी, सिंधी, मराठी और संस्कृति, या संस्कृत, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, या सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, या मराठी, उड़िया, कोंकणी, नेपाली। तो अंतिम में कौन सा जोड़ा गया है? आपको पता भी होगा 4 जोड़े गए थे, 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। उसमें है सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये चारों भाषाएं जोड़ी गई थी। तो आंसर क्या मेरा सही होगा? सी, स सही होगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें जितने प्रश्न हैं सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम में आपके इससे बाहर कोई प्रश्न पूछेगा भी नहीं। पेट में इससे बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये इससे मिल जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार दिया गया है? ठीक है, मूल अधिकार दिया गया है। यहाँ देखिए आप लोग भाग 1 या भाग 2, भाग 3, भाग 4,
मूल अधिकार का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग 3 में है। ठीक है, चलिए आंसर होगा भाग 3। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए ध्यान से, प्रश्न पहले देख लीजिए। निम्न शब्दों में प्रस्तावना के किस क्रम में रखा गया है? प्रस्तावना में ये कौन से क्रम में रखा गया है? इसे क्रम में व्यवस्थित करनी है। ठीक है, क्रम में व्यवस्थित करनी है। लोकतांत्रिक है, समाजवादी है, प्रभु संपन्नता है, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र है। ठीक है, तो आपको हमने बताया था 2 शब्द शुरू में ही थे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सबसे पहले था, आपको हमने बताया ही था। तो देखिए यहाँ पे पहला हमारा हो जाएगा क्या? प्रभुत्व संपन्न। तो तीसरा हमारा पहले होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए समाजवाद दूसरा होगा, जोड़ा गया है। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया है। ठीक है, जो चौथा है। उसके बाद लोकतांत्रिक पहला में जो क्रम में लिखा गया है। उसके बाद गणतंत्र पाँचवा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा इसमें देखिए यहाँ पे ऊपर दिया भी है, आंसर देख लीजिए ऐसे। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा 3 2 4 1। इसको एक बार आप जरूर लिख के देख लीजिएगा। प्रस्तावना में भी एक बार आप देखिएगा, आपको ऐसे ही क्रम में मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न। देखिए अब यहाँ पे निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? जब संविधान सभा चल रही थी, आप जानते हैं दिसंबर में, आपको बता दें 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक हुई थी, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देशिका, ठीक है, उद्देशिका को पटल पर रखा। ठीक है, और यही उद्देशिका आगे चलकर 22 जनवरी ठीक है 1947 को 22 जनवरी, इतना समय लगा इसके बीच इस पर विचार करने के लिए उद्देशिका पर, और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, इसे क्या कर लिया गया था? स्वीकार कर लिया गया था उद्देशिका को। तो यहीं पे क्वेश्चन दिया है कि समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, या भीमराव अम्बेडकर ने, या BN राव ने, या महात्मा जी ने, महात्मा गांधी जी ने। तो यहाँ पर भी आपको हमने बताया जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में क्या किया था? सभा में क्या किया था? प्रस्तावना को या उद्देशिका को पेश किया था, और 22 जनवरी 1947 को उसको स्वीकृत कर लिया गया। चलिए आगे चलते अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा जो प्रश्न है, देखिए लिखा है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित बंधुत्व का क्या अर्थ है? मतलब बंधुत्व का मतलब क्या है? मित्रता, आप सभी जानते हो, राजत्व या प्यार और लगाव या भाईचारा। तो बंधुत्व शब्द का मतलब ही होता है भाईचारा। ठीक है, हमारा आंसर सही हो जाएगा 2। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। चलिए लिखा है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? जो 7वीं अनुसूची है वह किससे संबंधित है? यह राज्यसभा में सीटों के आवंटन से, या केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से, या नगर पालिका के प्राधिकार और शक्तियां से, या राज्य के राज्यपाल की शक्तियां से। तो अभी हम 7वीं अनुसूची के बारे में बहुत विषय के बारे में भी अध्ययन किए हैं, तो आप सभी जानते होंगे कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में 7वीं अनुसूची बताता है। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा ब। चलिए आगे चलते हैं, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? कृषि, दंड विधि, ठीक है, शिक्षा और रक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? जो राज्य सूची विषय के अंतर्गत आता है कौन सा आएगा? कृषि। ठीक है, आंसर क्या सही होगा? कृषि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न देखिए, सिविल मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत आदि के मामलों पर संविधान ने किसे कानून बनाने का अधिकार दिया है? जितने भी सिविल मामले हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया है? यह देखिए ऑप्शन में दिया है, केंद्र को संविधान की संघ सूची के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार दिया गया है क्या, या राज्य को संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत, या केंद्र और राज्य को संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत, या ऑप्शन में देखिए एक और दिया है,
धार्मिक प्राधिकार जो व्यक्तिगत मामलों से संबंधित हैं। तो बताइए किसमें, इन चारों में से किसमें अधिकार मिला है विवाह या तलाक पे कानून बनाने का। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही होगा केंद्र, राज्य या समवर्ती सूची कह सकते हैं। किसमें? समवर्ती सूची। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा 100। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए लिखा है संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? क्या संस्कृत, सिंधी, अंग्रेजी या नेपाली? कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? वह है अंग्रेजी। कौन सी भाषा? अंग्रेजी जो शामिल नहीं है 22 भाषाओं में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ये देखिए हमारा भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? आप सभी लोग जानते हैं कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान किया गया है? क्या ये पहले भाग में या दूसरे या तीसरे या चौथे? तो नागरिकता का प्रावधान आप सभी जानते हैं कौन सा भाग है? दूसरा भाग है। ठीक है, दूसरा भाग है। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, भारत एक गणतंत्र है क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक देश है इसलिए गणतंत्र है, यह संसदीय लोकतांत्रिक देश है इसलिए गणतंत्र है। ठीक है, या निश्चित समय के लिए राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। आपको बताया था गणतंत्र का मतलब होता है जनता उसकी क्या होती है? मुखिया होती है। सारा शक्ति किसके पास होता है? गणतंत्र का मतलब जनता के पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उपरोक्त सभी। तो अब यहाँ पे आपको समझना है कौन सा आंसर सही होगा। निश्चित समय के लिए राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, मतलब जो जनता है वो निश्चित समय के लिए अपने अध्यक्ष को चुनती है, इस कारण से यह गणतंत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ देखिए अगले प्रश्न को लिखा है संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस राज्य में घोषित किया गया है? निम्नलिखित में किस रूप में घोषित किया गया है प्रस्तावना में भारत को? एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, अभी जस्ट ही इस क्वेश्चन को हमने आपसे जिक्र किया था। एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य और आगे देखिए एक प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, एक गणराज्य। तो यहाँ पे अभी इससे पहले जो प्रश्न आया था उसमें ये आया था कि संविधान जब लागू हुआ था 1950 में, ठीक है, तब भारत का जो संविधान था वो कैसा था? ठीक है, अब कह रहा है संविधान की प्रस्तावना भारत को निम्नलिखित में किस रूप में घोषित किया गया है इस वर्तमान की स्थिति में? तो आप जानते हैं एक संपन्न भी है, समाजवाद भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, लोकतांत्रिक गणराज्य, चारों हैं। पहले केवल क्या था? ये दोनों थे। ठीक है, आज आ गए हैं ये चारों। तो आंसर क्या हमारा सही होगा? 100। आंसर क्या होगा? 100 इस प्रश्न के हिसाब से। ठीक है, चलिए अंतिम चलते हैं। अब आज का अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? समवर्ती सूची में क्या मजदूरी संघ, समवर्ती सूची में शेयर बाजार या वायदा बाजार, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण या जंगल, कौन सा हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? यह है शेयर बाजार, वायदा बाजार। ये हमारे संविधान की समवर्ती राज्य की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ब। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगर आपको ये सारे जो क्वेश्चंस बता रहे हैं आप तैयार करते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका पूछेगा नहीं। अब तक हम पॉलिटी पर 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप चाहें तो पहली वीडियो देख सकते हैं, उसका हम लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तब इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।